नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। गुजरात में बीजेपी ने फिर सबको चौंका दिया। कल से चल रहे सभी नामों को दरकिनार करते हुए भूपेंद्र पटेल को विधायक दल की बैठक में सीएम पद के लिए चुना गया। देखिए, आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, ठीक उसी वक्त की हैं जब भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हुआ। भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। भूपेंद्र पटेल भी पाटीदार समाज से आते हैं। हम आपको बता दें कि गुजरात में करीब 20% ऐसे वोटर्स हैं जो पाटीदार हैं। राज्य में 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिन पर पाटीदार वोटर्स जिसे चाहें उस पार्टी का कैंडिडेट जिता सकते हैं। भूपेंद्र पटेल को आगे करके बीजेपी जरूर पाटीदारों के बीच अपने वर्चस्व को दोबारा कायम करने की कोशिश में है। आपको यह भी बता दें कि भूपेंद्र पटेल बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। फिलहाल वो रूपाणी सरकार में कोई मंत्री पद पर लेकिन नहीं थे और अब सीधे मुख्यमंत्री होंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अलावा गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल के बेहद करीबी बताए जाते हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में याद की जाएंगी और खासतौर पर तब जब गुजरात के विधानसभा चुनाव का शंखनाद होगा या गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इसको एक सरप्राइज कार्ड, एक ट्रंप कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हटाने के कारणों पर भी आज चर्चा करेंगे और भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपे जाने पर भी आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले चेहरा क्यों बदल देती है। पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 6 महीने में 5 सीएम बदले जा चुके हैं। क्या किसी और ये 6वें सीएम थे, क्या कोई किसी और राज्य में भी ऐसा ही होने की संभावना है? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशने जाएंगे। अब बताते हैं आपको कि कैसे बाजी मारी, क्या पूरा घटनाक्रम रहा। बताते हैं आपको, गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। रूपाणी ने, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, उन्होंने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव इस बैठक के दौरान रखा। प्रस्ताव के बाद सहमति बनी। भूपेंद्र पटेल को विधानमंडल का नेता चुना गया। एक एक करके पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं आपको। और विधानमंडल का नेता जब चुना गया, सबसे खास बात कि इस बीच में कोई उनका विरोध नहीं, सर्वसम्मति से उनका नाम चुना गया। उसके बाद भूपेंद्र यादव ने भूपेंद्र पटेल के नाम का औपचारिक ऐलान किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। वहां की तस्वीरें भी उस वक्त की आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे आज का ये पूरा घटनाक्रम रहा और क्या क्या तस्वीरें वहां से आई हैं। अब बताते हैं आपको कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद भूपेंद्र पटेल के सामने चैलेंज क्या होंगे। सबसे पहला चैलेंज यह कि पाटीदार समुदाय को खुश करने का चैलेंज होगा कि पाटीदार समुदाय अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ आए। कोरोना काल में जो नाराजगी पैदा हुई आवाम के अंदर, जो कि बड़ी वजह बताई जा रही है विजय रूपाणी को हटाने की, उसको वापस हल करना होगा। गुजरात की जनता का भरोसा जीतना होगा, उनमें नया भरोसा पैदा करना होगा। यह चैलेंज है। विधानसभा चुनाव के लिए महज 13 से 14 महीने का वक्त बचा हुआ है, यह भी कहा जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव के से पहले इन तमाम चीजों को हल करना एक चैलेंज के तौर पर रहेगा भूपेंद्र पटेल के लिए, एक मुख्यमंत्री के तौर पर। विधानसभा चुनाव में जाहिर सी बात है, भूपेंद्र पटेल ने पिछले विधानसभा चुनाव में 1,17,000 से ज्यादा से की वोट से बढ़त हासिल की थी। लेकिन अब नेताओं और कार्यकर्ताओं में नया जोश भर के विधानसभा चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन करवाना, यह एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पिछली दफा कांग्रेस जो लगभग निष्क्रिय थी गुजरात के अंदर, उसका बड़ा रिवाइवल हुआ था। अब आम आदमी पार्टी भी एक मजबूत दावेदार के तौर पर, एक मजबूत विरोधी के तौर पर गुजरात के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में लगातार लगी हुई है। इन तमाम समीकरणों को साधने का जिम्मा अब भूपेंद्र पटेल के ऊपर होगा। दरअसल कल विजय रूपाणी का इस्तीफा हुआ। उस इस्तीफे के ठीक बाद यह सवाल उठा कि आखिरकार अचानक से इस्तीफा क्यों दिया गया। इससे पहले कोई सुबगाहट नहीं थी। हालांकि कहा जरूर जा रहा है कि पटकथा की शुरुआत उस वक्त हुई जब मोहन भागवत की 28 तारीख को एक मीटिंग होती है, बैठक होती है, और उसके बाद इस पटकथा को लिखने की शुरुआत की गई। कुछ जानकार यह भी कह रहे हैं कि जिस वक्त विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तकरीबन उसी वक्त यह तय था कि वो अस्थायी मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे। आगामी आने वाले वक्त में बदलाव हो सकता है और वैसा ही बदलाव होता हुआ दिखा भी है। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर और सामने आई और वो तस्वीर है नितिन पटेल को लेकर के। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि ऐसा दूसरी दफा हुआ है
कि जब नितिन पटेल मुख्यमंत्री बनने से बाल बाल चूके। पहली दफा उनको उप मुख्यमंत्री के पद से संतोष करना पड़ा था और दूसरी दफा जब मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस्तीफा लिया गया और यह खोज जारी थी कि अगला चेहरा कौन होगा, यह संभावना है कि पहली नाम तय कर लिया हो, लेकिन नितिन पटेल का नाम इस रेस में सबसे मजबूत दावेदारों में समझा जा रहा था, सबसे आगे उनका नाम ही समझा जा रहा था, देखा जा रहा था। लेकिन इस बार भी नितिन पटेल के नाम पर मोहर नहीं लगी। भरोसा जताया गया भूपेंद्र पटेल को लेकर के, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, क्या समीकरणें रही हैं, ये तमाम चीजें हम समझेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ बने हैं उनका तारुफ कराते हैं। तुहीन सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आकुश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विजय कौशिक हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से, और दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी रविकांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, मौजूदा स्थिति बताएं कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के क्या नियम, क्या जो वक्त है वो तय हो सकता है, और क्या कैबिनेट भी रीशफलिंग होगी क्या? देखिए अनंत, अभी जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, उनके नाम की जो सूची है वो राजभवन में जाकर जो पर्यवेक्षक गए हैं केंद्र की तरफ से राज्यपाल से मिलकर सौंपेंगे। उसके बाद आगे का कार्यक्रम तय होगा। उम्मीद यही की जा रही है कि कल जो है वो नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। पूरे दिन से जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चला, जिस तरीके से नितिन पटेल का नाम चल रहा था, उसके बाद अचानक भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल का नाम सामने आया, जिस तरीके से विजय रूपाणी का इस्तीफा हुआ और पार्टी ने पूरी तरीके से उसमें गोपनीयता बरती, उसी तरीके से जितने भी कयास लगाए जा रहे थे उनको भी पार्टी ने एक बार गलत साबित करते हुए एक ऐसे रविकांत, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूं आपको यहाँ पर, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। निश्चित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुजरात कांग्रेस के महासचिव हैं। वैसा मैं सिर्फ आपसे ये रिएक्शन जानना चाहूंगा कि 15 महीने पहले विधानसभा चुनाव से बीजेपी को मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा है कि ये शासनकर्ता नहीं, शासन को बदलने की आवश्यकता है गुजरात के भविष्य के वास्ते। हकीकत में ये हालात ये बने हैं, पिछले 23 साल से भाजपा यहाँ राज कर रही है और खस्ता हालत जिस तरह गुजरात की उन्होंने की है जी, उनका विजन नहीं है। दे आर इवेंट मैनेजर। आप मीडिया लोगों को एक अच्छे ग्लॉसी पिक्चर दिखाकर उस पर टेबल स्टोरिया बनवा के दुकान चलाने वाले लोग हैं, जिनमें आम आदमी बड़े परेशान है। और जिस तरह से हालात बनी थी कोविड के दरमियान, आप समझो कि 10% लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी। बेड की बात तो बात की बात है, माने हर तरह से उनका 100% फेलियर रहा है। तो उनको ये था कि किसी के नाम पर ठिकरा फोड़ दें, ये उसकी सिस्टम जो है वो हर बार लास्ट टाइम भी यही किया था। आनंदी बहन को निकालकर रूपानी जी को ले आए थे, ये बार रूपानी जी को निकालकर भूपेंद्र भाई को लेके आए हैं। ये कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है, उनकी ये पुरानी स्टाइल रही है, जिस तरह से कॉरपोरेशन में भी और पंचायतों में भी यही करते आए हैं कि अगले आदमी ने गलत किया था, गलत वो आदमी ने नहीं किया था, आपकी सिस्टम ने किया हुआ। वो आम आदमी अब समझ गया है कि इनकी सिस्टम खराब है जी। कोई व्यक्ति से हमारा कोई वैर-जैर नहीं होता है, वो हमारी जो उनकी नीतियां हैं, उनकी सिस्टम है, हम उनके खिलाफ है। और हम जो बात कह रहे थे, आज गुजरात का हर कोई नागरिक समझ रहा है कि हमारी जो बात थी वो सही थी, और वो नतीजा आपको सबसे पहले गांधीनगर कॉरपोरेशन में दिखेगा, जो चुनाव अगले 15 दिन में आने वाले हैं, और उसके बाद समूचे गुजरात में उसका परिणाम नजर आएगा। निश्चित व्यवस्था मैं ये जानना चाहूंगा, आपने कहा कि सीएम के तौर पर विजय रूपाणी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, तो ये तो स्ट्रांग लीडरशिप की पहचान के नहीं मानी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप है, जनता संतुष्ट नहीं है, तो वो चेहरा बदल दे रहे हैं, उनको पदच्युत कर दिया उन्होंने। भाई साहब, वो जो रूपानी जी ने वही किया जो ऊपर से उन्हें सूचना मिलती रही। भूपेंद्र भाई को और कुछ नया नहीं कर पाएंगे। इन विद इन उनकी इनबिल्ट आईसी में कोई भी बात होगी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। उन्हें तो ऊपर से जो पत्र आएगा उस परिपत्र पे अपनी दस्तखत करना है। जिस तरह आज उनके चुने हुए विधायकों को जिस तरह से सूचना दी गई जी, लोकशाही की, लोकतंत्र की बात करने वाले हाई कमांड ऊपर से ठोक रहे हैं। हाँ। जो ऊपर से सूचना आती है अक्षरशः उसका पालन करना होता है जी। कोई नई बात नहीं है, इनकी राजनीति बहुत क्लियर है। ये डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लोग अब ये महसूस भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं रोकना चाहूंगा आपको,
मैं इसी बीच जवाब ले लूं। तुहिन सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की तरफ से। सिन्हा साहब, ये आरोप सही है? सहमत हैं आप इन आरोपों से? देखिए, परिवर्तन जो है वो जीवन का नियम है। कांग्रेस की तरह हम थोड़े हैं जहां 23 साल से हार के बाद जो उनकी आंखें नहीं खुलती है, वो अपने प्रेसिडेंट को नहीं बदल सकते हैं। बल्कि आज हालत ये हो गई है कांग्रेस की कि वो अपने सरवाइव करने के लिए उनके प्रेसिडेंट जो है वो अलग अलग राज्यों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। पंजाब हो गया, तो हमारे लिए परिवर्तन जो है वो तुहिन सिन्हा साहब, आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, लगाइएगा सर, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल आज का है, गुजरात को लेकर के सवाल है, बीजेपी को लेकर के। देखिए, राजनीति में विनेबिलिटी, जीत पाने की क्षमता जो है वो एक बहुत बड़ा स्थान रखती है। और क्योंकि बीजेपी को जीतने की आदत है, अगर 26 साल के बाद और 5 साल विजय रूपाणी जी का भी हो गया था मुख्यमंत्री के रूप में, अगर हमें लगा कि परिवर्तन आवश्यक है या परिवर्तन की जरूरत है तो क्यों ना करें। इसका कोविड मैनेजमेंट से कोई संबंध नहीं है। कोविड मैनेजमेंट बल्कि जो है वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो है पूरे नहीं, तो विजय रूपाणी की कमियां क्या रही थी जो उनको हटाया गया था सर, मुझे बताइए। और दूसरी बात ये कि भूपेंद्र पटेल के नाम के लिए विधायकों की राय ली गई? मैं कमी नहीं गिनाऊंगा। मैं बस इतना मोटी बात में ये कहूंगा कि जीत पाने की क्षमता, विनेबिलिटी जो है पॉलिटिक्स में बड़ा स्थान रखती है। और अगर हमें लगा कि एक अन्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी जीतने की संभावनाएं और बढ़ जाती है और बुलंद मार्जिन से बढ़ जाती है, तो हमें राजनीतिक पार्टी के रूप में पूरा अधिकार है। विजय रूपाणी जी ने बहुत अच्छा काम किया। आप आज गुजरात के छोटे छोटे गांव में चल जाइए, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से लेकर जिस प्रकार की पक्की सड़कें हैं, वो बहुत सारे विपक्ष। अगर किसी मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया सर, तो जनता तो फिर हकदार है इस चीज की कि उसको उसी मुख्यमंत्री को रहने दिया जाए। नहीं, आप शायद उस वक्त की राजनीति नहीं आपने फॉलो की है जहां साल ब साल जो है कांग्रेस मुख्यमंत्री बदल देती थी। जैसा मैंने कहा, जनता को काम चाहिए। और अगर हम एज अ पार्टी हम चाहते हैं कि हम बड़ी से बड़ी मार्जिन से जीतते रहें, तो और इसमें अन्य कारण भी है। केवल कार्य क्षमता जो है, अगर राजनीतिक में जीत या हार तय कर पाता, और वो तो आज जो हमने चयन किया है, आप देखिए, इससे जो है हमारी विक्ट्री मार्जिन कहीं और बढ़ेगी और कांग्रेस जो है इसी बात को लेकर तिलमिलाई है, परेशान। ठीक है सर। शहजाद पूनावाला, मुझे बताइए कि खाली जीतने के लिए परिवर्तन हुआ है? अगर ये कहते हैं कि इनसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, तो फिर मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत क्यों है? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई भी चीज काला और सफेद नहीं होती, शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। और ये बात आनंद जी माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से कोविड सेकेंड वेव आई, तो उसमें जिस तरीके से कुछ चीजें हैंडल की गई, उसके विषय में शायद इतनी खुशी नहीं थी शीर्ष नेतृत्व को। और इसके अलावा भी जब 2017 में चुनाव लड़ा बीजेपी ने, तब पाटीदार समाज का जो एक आंदोलन चला था, तो बीजेपी को, हालांकि सूरत में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया जीएसटी के बावजूद, पर बीजेपी जो एक पार्टी है वो एक शुतुरमुर्ग पार्टी भी नहीं है और सोते रहने वाली पार्टी भी नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस के व्यक्ति कह रहे थे कि 22 साल से इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, तो ये तो कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप है कि 22 साल से अगर बीजेपी मात्र इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, तो आप क्या कर रहे हो? वो कांग्रेस पार्टी जो खाम अलायंस बनाकर सालों साल जीतती थी गुजरात, वो 95 से गायब है गुजरात से। पर बहरहाल वो मुद्दा नहीं है। तो उसी समय पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह भाप लिया था कि कहीं ना कहीं पाटीदार समाज को भी जो उनको लगा है, उनकी फीलिंग्स को भी एक तरीके से लेना पड़ेगा ऑन बोर्ड। और आनंदीबेन पटेल के बाद विजय रूपाणी को मौका दिया था। विजय रूपाणी जो है वो जैन समाज से आते हैं, उनकी उतनी कास्ट की वैल्यू, मतलब उस तरीके से मैं नहीं कहूँगा, वैल्यू तो नहीं कहूँगा, परंतु उसकी संख्या उतनी नहीं है गुजरात में। पाटीदार समाज निश्चित वोट वैल्यू उतनी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी सॉरी, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो कास्ट इक्वेशन है। और एक और चीज है जो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का देख रहा है कि हर जगह पर वो काबिल और यंगर मुख्यमंत्रियों को चांस दे रहा है। उदाहरण के तौर पर योगी आदित्यनाथ, उनकी उम्र कम है। हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी उम्र कम है। पेमा खांडू, पुष्कर धामी, तो ये जो बसवराज बोम्मई कंपेयर टू येदियुरप्पा बहुत यंग है। अगर आप देखें आज भी जिनका चयन किया गया है बीजेपी के लेजिस्लेचर पार्टी द्वारा, तो वो भी 59 इयर्स के हैं एज कंपेयर टू विजय रूपाणी, जिनमें थोड़ी सी एनर्जी कम नजर आ रही थी। तो मुझे लगता है कि यंगर
जनरेशन, जो सेकंड जनरेशन लीडरशिप है, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं मौका और जगह दे रही है। हाँ। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, लेकिन सर उम्र के लिहाज से एनर्जी को नहीं तोल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का अपने आप में उदाहरण रहते हैं कि उम्र का हावी नहीं होती, आपके सिर्फ जिजीविषा होनी चाहिए काम करने की। अगर उम्र के आधार पर ये हाँ पर त्यागी जी, दिक्कत यह है कि सब में उतनी एनर्जी नहीं है ना नरेंद्र मोदी वाली। उम्र का हाँ। जहाँ पर है, जिनके तो पास अनुराग energy नहीं है, ठाकुर को प्रधानमंत्री उनको बनाएंगे। करें। जी ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास। विजय कौशिक साहब बताइए सर कि इक्वेशन इतनी आसान है कि काम बेहतर करना चाहते थे, उम्र का तकाजा था इसलिए बदल दिया गया, या कुछ और वजह आपको नजर आती हैं? देखिए, भाजपा के पास झूठ के पिटारे के अलावा कुछ नहीं है। अगर उम्र के आधार पर परिवर्तन हो रहे हैं भाजपा में, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पद पर? सबसे पहले तो उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। और ये बात करते हैं कि जी हम जीतने की क्षमता जिन लोगों में है उन लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं, यानी कि मान रहे हैं कि जो इनके आधार पर निकम्मे थे, जिनमें जीत पाने की क्षमता नहीं थी, उन लोगों को ये लोग हटा रहे हैं। जीतने का पैमाना क्या है? और इनको जो हटाया गया है, इनकी जो अकर्मण्यता है या जो इनकी कमियां हैं, इनका भी तो जरा खुलासा करे भाजपा। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि भाई जो भाजपा में एक लोकतंत्रवाद की जगह एक डिक्टेटरवाद आ गया है, जहां केवल यही है कि भाई जिस मर्जी को बना दो, जिस मर्जी को गिरा दो। चलनी मोदी जी की चाहिए, चलनी अमित शाह जी की चाहिए, कुछ जी लोगों के हाथ में। लेकिन विजय कौशिक जी, मुझे इसमें एक पॉजिटिव चीज नजर आती है। वो नजर ये आती है कि आला कमान की तरफ से जो एक फैसला दिया जाता है, सभी लोग यूनानिमसली उसको मानते हैं, तो ये पैटर्न तो बेहतर है। नहीं, आप ये बताइए ना कि आप किसी को हटाएंगे तो कम से कम उसकी कमियां तो बताएंगे ना। हाँ अगर आप कमियां नहीं बता पा रहे हैं, आप जैसे एक शराब की बोतल है उस पर रोज लेवल बदलने का काम कर रहे हैं, तो इससे क्या काम चलेगा? इससे एक चीज पता चलती है, जी। कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी या भाजपा। ठीक है सर, इस बात का जवाब मैं आकुश श्रीवास्तव से लूंगा, लेकिन उससे पहले तुहीन कुछ कहना चाह रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये दुकान बना तुहीन सिन्हा संक्षेप में। जी विजय जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। जी, मुझे कांग्रेस की बौखलाहट बड़ी विचित्र लग रही है। देखिए, 26 साल गुजरात में राज्य करने के बाद अगर हम अपना निजी आकलन करते हैं और हमें लगता है कि इसी एक बड़ी मात्रा के साथ अगली बार जीतने के लिए हमें कुछ परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी और हम करते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? आपको मैं याद दिलाऊं, कांग्रेस के जमाने में 80 के दशक में AR अंतुले हो, महाराष्ट्र के CM या भगवत झा आजाद हो, एक 1.5 साल में उनको बदला जाता था। विजय रूपानी जी तो पूरा 5 साल पूरा कर चुके हैं। एक लोकतंत्र में आप केवल एक लोकतंत्र के लिहाज से देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर 5 साल पूरा कर लेता है, तो वैसे भी अगर को लगे कि सभी सर्वसम्मति से अगर सभी विधायक जो हैं किसी दूसरे को के नेतृत्व में आना चाहेंगे, तो नहीं, तो इनसे उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल भरे पूरे किए, लेकिन इस टर्म का उनका कार्यकाल बचा हुआ था, तो 5 साल कह करके आप सफाई मत दीजिए कि 5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे हो गए थे। वो तो हमारा 15 महीने उनके तकरीबन बचे हुए थे मुख्यमंत्री काल के। अगर एज अ पार्टी हम निजी असेसमेंट करते हैं, अप्राइजल करते हैं, तो इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। वही असेसमेंट तो हम जानना चाह रहे हैं सर, वो असेसमेंट क्या है? आकुश श्रीवास्तव, मैं जानना चाहूंगा, बताइए जरा कि शब्दों में समझे कि वो असेसमेंट क्या है, किस आधार पर विजय रूपाणी को पदच्युत किया गया और किस आधार पर भूपेंद्र पटेल का चयन किया गया? देखिए, ऐसा है साहब, ये आधार, तुहिन जी मैं आ रहा हूं आपके पास। क्यों बताएं? आकुश श्रीवास्तव साहब, आधार से ज्यादा सबसे पहला जो शब्द होता है वो अगला आधार देखा जाता है, और अगला आधार इस समय चुनाव है, और चुनाव में इस समय जीतने की क्षमता, जीतने की इच्छा और जीतने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो है इसमें। वहां क्योंकि विजय रूपानी ठीक है 5 साल उन्होंने काम कर लिया था, आपके हिसाब से उनके 15 महीने और कर लेते तो उसके बाद हटाते तो करते, लेकिन तब पूरी पार्टी रहती तो करते ना। तो वो अब उनको ये लगा कि जो 15 महीने शेष हैं उसी में कुछ कर लिया जाए, ताकि पार्टी एक दमदार वापसी कर सके। और दमदार वापसी के लिए जरूरी है कि चेहरा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लोगों पर विश्वास हो। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगूंगा, और मेरे ख्याल से पत्रकार बंधुओं को भी मांगनी चाहिए, राजनीतिक लोगों को भी मांगनी चाहिए कि हम कोई अटकलबाजी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए के लोगों के बारे में ना लगाया गया। हम लोग नितिन पटेल, मांडविया जी और न जाने प्रफुल्ल खोदा भाई तक को ले आए थे, CR पाटिल को ले आए थे। सब लोग अपने अपने चेहरे, ये जितने चेहरे यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं, इनमें से किसी ने भी भूपेंद्र पटेल का नाम
नहीं बताया था, ये मैं जानता हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए इस तरह की आकलनबाजी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का काम ही ऐसा है कि कभी वो ये प्रयोग हरियाणा में करता है, कभी वो त्रिपुरा में करता है, और वो लोग उसके। लेकिन सर ये मुख्यमंत्री बदलना क्या पैटर्न बन चुका है? ये सवाल मेरा क्यों है, मैं इस पर भी आऊंगा। उससे पहले कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद ये उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उनके नाम का ऐलान किया गया था और लोग उनको बधाई दे रहे थे। और अब तस्वीरें आपको वो दिखाते हैं जो कि उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनके समर्थक किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद, उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनल किए जाने के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आखिर शायद अपनी बात आप पूरी कीजिए सर, बताइए जरा कि अब ये क्या पैटर्न बन चुका है कि अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जो कि संभावित आपको लगता है कि अगले चुनाव में शायद जिता नहीं पाएगा, तो आप उसको जनता की निगाहों से अलग कर दीजिए, तो शायद जो काम रही, जो कमियां रही, वो जनता के दिमाग से निकल जाएंगी। समय पैटर्न में नेता नहीं है इस समय भारतीय जनता पार्टी में, कम से कम पार्टी है। और पार्टी कैसे उभर के सामने आएगी, पार्टी को कैसे उसको चमकाना है, लगाना है, कौन सा रिन पाउडर लगाना है, कौन सा और निरमा लगाना है, ये पार्टी के ऊपर तय होता है। और उसको ये लगता है कि ऐसे में एक नए चेहरे को ज्यादा रखिए जो बहुत ज्यादा विवादास्पद ना हो, जो जिसमें क्षमताएं आप पहले देख चुके हो। जैसे देवेंद्र पटेल में ये था कि वो उन्होंने अहमदाबाद डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए बहुत सारा काम कर सकते थे, मृदभाषी है, और एक बार के सिर्फ एक पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसा भी नहीं कि 13 दफे चुके हैं। नितिन पटेल की तरीके से 25 बार से कैबिनेट मिनिस्टर, 25 साल से कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके साथ में। सिर्फ ये है कि एक चेहरे हैं और एक चेहरा और मेहनत करने की क्षमता इनकी देखी गई होगी कोविड के दौरान भी, पहले भी। तो मुझे लगता है, और राजनीतिक समीकरणों में, सामाजिक समीकरणों में सबसे फिट बैठते हैं, इसलिए उनका चयन किया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जितने पटेलों को हमने पहले ढूंढ करके निकाल लाए थे कि सामने ये पटेल हो सकते हैं, ये सरप्राइज फैक्टर सर बीजेपी में रहता है, सरप्राइज फैक्टर रहता है कि जिन नामों के कयास लगते हैं, कम से कम वो नाम तो आगे नहीं आता। उत्तर प्रदेश का मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए जिन जिन लोगों का नाम फाइनल किया गया था, उनमें से हर नाम को हटा करके नाम फाइनल हुआ था फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का भी। मंदिर हुआ आए थे मनोज सिन्हा, यहाँ बधाई। बनारस की बातें से जाने दीजिए, पुरानी बातें हुई वो। दानिश कुरैशी, में जानना चाहूंगा आपसे कि इक्वेशन आपको उतनी सिंपल, उतनी सॉर्टेड नजर आती है कि सिर्फ आपको बीजेपी को पता था कि शायद ये चुनाव ना जीत पाए मुख्यमंत्री के चेहरे पे, इसलिए नया मुख्यमंत्री चयनित किया गया वहां पर? देखिए अनंत, मैं तो एक बात कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस वक्त सीएम बदलकर एक तरीके से तो हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि उन्हें ये भनक लग चुकी थी कि विजय रूपाणी जी के नेतृत्व में अगला चुनाव नहीं जीता जा सकता। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो था वो कमजोर रहा, या फिर लाज ना रहने वाले लोगों को इन्होंने एमएलए के तौर पर सिलेक्ट किया, जो जीतकर बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 2017 के रिजल्ट में 99 थे और उसके बाद आज 111 हो गए। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष की नाकामी भी थी। दूसरी तरफ हमारे जैसा जो पूरा एक वर्ग है, उसने कभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा गुजरात में और कोई शासनकाल देखा ही नहीं है। विपक्ष के तौर पर जितना सक्षम विपक्ष होना चाहिए था वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम बदलकर एक अंदेशा तो जता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नींव जो है गुजरात में हिलने की तैयारी पे है। अब इस पे कितना घात करके दूसरी और पार्टियां अपना कब्जा जमाएंगी गांधीनगर में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सूरत में एक सांकेतिक बदलाव जो आया वो ये आया कि इस बार कांग्रेस का, ये आपने अहम पॉइंट रहा कि अगर आज की तारीख में सीएम का चेहरा बदला गया, यानी बीजेपी को अंदेशा था इस बात को लेकर के कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपको मुश्किलें हो सकती हैं। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं? शहजाद, मैं वही कह रहा हूँ, मैं सूरत का जो इंसिडेंट कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कुरैशी साहब के पास। शहजाद पुनावाला, ना एमएलए है और ना एमपी है, और जो विपक्ष के तौर पर है वो आम आदमी पार्टी आई है। पहले यहाँ दो राजनीतिक पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी एंट्री हुई है और एआईएमआईएम भी आई है। तो जो राजनीतिक समीकरण जो बदले हैं उसके अंदर में हर कोई अपने आप को सिक्योर करना चाह रहा है, और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी अब तक जो विकास की बात करती थी, ठीक है। दानिश कुरैशी, में वापस लौट रहा हूं आपके पास। शहजाद पुनावाला, पॉलिटिकल थ्रेट दिखी बीजेपी को, इसीलिए बदलाव हुआ?
पर मुझे एक बात बताइए कि बीजेपी अगर कोई चीज को भाप कर बदलाव करती है तो उसको दोष देने के बदले उसको तो श्रेय मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो पिछले चुनाव हारी है, उन्होंने अब तक क्या बदलाव किया, ये जरा सवाल पूछना चाहिए हमें। जो जीती हुई पार्टी है, जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा ब्रांड है, मेरी माँ और मेरा परिवार, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, मेरा परिवार थोड़ा सा जो हिस्सा है वो गुजरात से आता है। आपको पता नहीं नरेंद्र मोदी गुजरात में कितनी बड़ी शख्सियत है, और उसके बाद अमित शाह। उनको गर्व होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री गुजरात की मिट्टी से आता है। ये उनके लिए एक स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा एडवांटेज है। जहां पर जिस पार्टी को 200 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ना चाहिए, मतलब कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने अब तक एक भी संगठन की मीटिंग नहीं की है। आपको पता है राहुल गांधी कब गए, कब उन्होंने बातचीत की, सोनिया गांधी ने कब बातचीत की गुजरात कांग्रेस के लोगों से? वहां पर झगड़े चल रहे हैं हार्दिक पटेल और भरत सिंह सोलंकी के कैंप के बीच में। तो जिस पार्टी को बदलाव करना चाहिए वो तो पूरी तरह कुंभकर्ण मोड में है, और जिस पार्टी को एक तरीके से अहंकार होना चाहिए कि हमें कोई हिला नहीं सकता, वो पार्टी बदलाव कर रही है और आप उसको दोष दिए जा रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कैसा विश्लेषण होगा। दोष नहीं है तो इनसे ना, दोष नहीं है, लेकिन सवाल ये कि आप आगामी खतरे को भांप रहे थे ना, आपको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कमजोरी है, कमजोर कड़ी है। देखिए, भाजपा ने निरंतर ये जो 3 या 4 चेंजेस हुए हैं मुख्यमंत्री के, उससे एक नया मिसाल पूरे देश के लिए कायम किया कि आप तब तक प्रतीक्षा ना करें जब तक कि जो है स्थिति खराब हो। अगर आपने विधायकों से बात की और अब विधायकों का मत है या वहां जो आम जनता का मत है कि एक परिवर्तन हो, तो उससे जो है जीत की मार्जिन और बढ़ेगी, आपकी पोजीशन और बुलंद होगी, तो आप क्यों ना करें? ये हमारी पार्टी नहीं तो क्या एक सेकंड सर, आपने कहा विधायकों का मत है, क्या विधायकों की तरफ से प्रस्तावित दिया गया था, कोई सर्वे हुआ था इस बात को लेकर के? बहुत सारी चीजें देखिए हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्टी में एक प्रक्रिया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री का बदलाव क्यों हुआ सर? कम से कम ये चीज तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ना। क्या कहा आपने? प्रदेश में मुख्यमंत्री का बदलाव क्यों हुआ, ये चीज तो कम से कम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए। वो मैंने कहा कुछ हफ्तों से ये प्रक्रिया चल रही थी, बातचीत का दौर चल रहा था। अगर हमें लगा कि अगले चुनाव में जीत, एक बड़ी मार्जिन से जीत के लिए ये आवश्यक है, तो हमने किया। इससे अधिक जो है वो आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को जानने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने जीत के नुस्खे उनको बताने लगे तो ये तो कोई मूर्ख ही बताएगा ना। उन्हें हारने दीजिए, 2024 में भी उन्हें अपने नेतृत्व को वो ना बदले कांग्रेस, और इस बार वो 50 से भी कम सीट आए, वो उन्हें खुशी देने दीजिए। पिछले विधानसभा चुनाव में पाटीदार आंदोलन के बाद जो कांग्रेस का एक पॉलिटिकल रिवाइवल कहा जा रहा है, जिसको गुजरात में हुआ, क्या उसको भांपते हुए पटेल समुदाय को साधने की कोशिश थी? तो इनसे ना, कांग्रेस का रिवाइवल कभी नहीं हुआ। आप बहुत नहीं, गुजरात में आप मना नहीं कर सकते सर। नहीं, हुआ था 2017 में हुआ था। आज अगर आप देखें तो दोबारा उनकी स्थिति जो है ग्राउंड पर बिगड़ी हुई है। अगर पिछले साल जो कई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस कहीं भी नहीं थी। तो हुआ था 2017 में थोड़ा बहुत, लेकिन वो एडवांटेज वो खो चुके हैं, और अब आम आदमी पार्टी से वो संघर्ष करने वाले। ठीक है सर, मैं विजय कौशिक से सवाल लेता हूं। विजय कौशिक, बात बिल्कुल सही कह रहे शहजाद पूनावाला भी कि बजाय से कि आप सीखते भारतीय जनता पार्टी से, उसने कोसने का मतलब क्या है? सांगठनिक बदलाव की जरूरत तो आपको भी है ना सर? देखिए, हम ना किसी को कोस रहे हैं, ना किसी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जनता के अंदर जो चर्चा है जी, हम उसको लेकर चर्चा तो कर सकते हैं ना। क्या दिक्कत आती है? जनता की चर्चा थोड़ी ना करेंगे सर, पहले पार्टी की चर्चा तो कीजिए। मैं वापस लौट रहा हूँ, आपका पूरा जवाब लूंगा सर। इस वक्त की जो हेडलाइन से पहले दर्शकों को बता दें, मैं वापस लौट रहा हूँ चर्चा पर। गुजरात के नए सीएम का नाम का हुआ ऐलान, पाटीदार नेता भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। कहा, मुझे जो काम दिया गया उसे जिम्मेदारी से निभाऊंगा। गुजरात प्रभारी भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलेगा विधायक प्रतिनिधिमंडल। कल हो सकता है भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, विधायक राजकुमार ने थामा बीजेपी का हाथ। सीएम पुष्कर धामी की मौजूदगी में ली सदस्यता। यूपी दौरे पर हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। रायबरेली जाते समय रास्ते में हनुमान मंदिर में रुककर पूजा अर्चना की। यूपी करीब 100 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी चुनाव। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार को बताया फेल। श्रीनगर में आतंकियों ने सब इंस्पेक्टर को मारी गोली, अस्पताल में ऐसा ने तोड़ा दम। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची मुंबई। साकिना का रेप पीड़िता के परिवार से मिले टीम के मेंबर। मुंबई डीसीपी से भी मुलाकात कर मामले की जानकारी लें। साकिना का रेप मामले के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों के साथ की बैठक।
महिलाओं के लिए असुरक्षित हॉटस्पॉट की पहचान कर पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोग्य इंडिया मिशन की शुरुआत की। हर भारतीय का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना मकसद। ऑटो के पैरालंपिक एथलीट से मिले प्रधानमंत्री मोदी। खिलाड़ियों ने साझा किए पैरालंपिक के अपने अनुभव। In association with Germ Off Surface Cleaner, Germs Off, Fragrance On. Sunflame Home Appliances, designed for perfection. Sunflame, the clear choice. Join BFIT Group of Institutions, Dehradun, offering pharmacy and paramedical courses. तो राष्ट्रवाद में चर्चा लगातार जारी है। विजय कौशिक अपना जवाब पूरा कीजिए। बताइए कि सांगठनिक बदलाव की जरूरत तो कांग्रेस को अंदर भी है। 22 साल से जो सूखा आप लगातार झेल रहे हैं, अब तो कम से कम उम्मीद कर रहे हो कि कुछ कर पाए। आप मेरी एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन लीजिए जी। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा जनता के बीच में उजागर करना हमारा फर्ज है। जहां तक हमारे यहाँ की कमियों की बात है, निश्चित तौर पर हम संगठन में उन कमियों को दूर कर रहे हैं धीरे धीरे। और राहुल गांधी जी के दोबारा कमान संभालते ही आप देखेंगे कांग्रेस एक बार फिर नए तौर तरीकों के साथ जनता के बीच में होगी। जनता की लड़ाई को और बेहतर तरीके से हम लड़ेंगे। आप ऐसा कह रहे हैं सर, शहजाद पुनावाला हंस रहे हैं। वो हंसना उनका काम है। वो राहुल गांधी हमें बचाने सोचिए, मतलब ये ऐसे सीधे मुंह कह रहे मुझे हंसी आती है। इन्होंने अपने आप को एनजीओ बना दिया है। ये राहुल गांधी का एनजीओ बन चुके हैं। अभी राहुल गांधी बचाने के चक्कर में सारा देश बदल गया आज से। और सिद्धि जांच जो चाय पी रहे हो, चाय पी लो। हरियाणा में भाजपा के जो विधायक खट्टर के खिलाफ थे, नहीं, हरियाणा की बात कहां से आ गई सर? टिकट काट दी गई थी विधानसभा में। हरियाणा की बात कहां से? आप हरियाणा की बात करेंगे, वो पंजाब राजस्थान की बात करेंगे, गुजरात पर रहिए ना। जो चीजें वो भी आम आदमी पार्टी ले जा रही है के अंदर लोकतंत्र की, हाँ। तो लोकतंत्र तो केवल कांग्रेस के अंदर है, भाजपा में कहाँ लोकतंत्र है? हाँ। तो दिख रहा है मोदी के खिलाफ बोलता है, लोकतंत्र दिख रहा है। दिया जाता है राजनीति से। कांग्रेस की लोकतंत्र की परिभाषा क्या है सर? शहजाद के सामने मत बोलिए। उनके सामने सब चीजें रही हैं कि कैसे उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था, उसके बाद का घटनाक्रम पूरा क्या रहा था। काम किया होगा। मैं लोकतंत्र का भुक्तभोगी हूँ। और बहरहाल आप कांग्रेस के लोकतंत्र को एक बार साइड पर रख लेते हैं। हाँ। मैं सवाल कौशिक जी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि गुजरात में आप जिनके भरोसे चले थे, देखिए गुजरात में ओबीसी समाज बहुत महत्व रखता है, प्रधानमंत्री ओबीसी है। गुजरात में पाटीदार समाज महत्व रखता है, उन्होंने पाटीदार मुख्यमंत्री बना दिया है। गुजरात में बाकी जो समाज है उनके बीच में आपकी पकड़ नहीं है, आपके नेता नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? आपकी जो बची कुछ ही जगह थी वो आम आदमी पार्टी खा रही है। आप यहाँ पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए, आपका जवाब करना चाहिए। कुछ नेतृत्व का खर्चा करिए। नहीं, देखो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि विजय रूपाणी के पैरों तले जमीन खिसकती जा रही थी, तो जमीन क्या हासिल होगा आपको? सर वो तो बदल चुके हैं अब। विजय कौशिक जी, मुख्यमंत्री का चेहरा तो बदल चुका है, अब आगे की परिपाटी लिखिए ना आप। उसकी असफलताओं का ठीक रहा, भाजपा शासन की असफलताओं का ठीक रहा। विजय रूपाणी पर वोट आपको चाहती है भाजपा, तो ये किसकी देन है? ये कांग्रेस का ही तो संघर्ष है जिसके कारण भाजपा के लिए बोल सकता हूँ। विजय कौशिक, एक शेर बोलूं आपके लिए। ताउम्र विजय यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी, विजय आईना साफ करता रहा। आप आईना साफ करो, विजय रूपाणी वाला आईना साफ करते रहो। राहुल गांधी के इंतजार में आईना साफ करते रहो बस। आप चिंता ना कीजिए शहजाद भाई, धूल ये जनता है, धूल है ना, जनता साफ करती है। भाजपा के चेहरे की भी धूल जनता साफ करेगी। और विजय कौशिक जी देखिए, आपने चाहे जनता के सामने जितनी दलीलें गढ़ने की कोशिश की हो, चाहे जो कहा हो, आवाम ने विश्वास नहीं किया। इस बार कम से कम उम्मीद कीजिए कि आवाम इस बार तो विश्वास करे। लेकिन मैं दानिश कुरैशी जानना चाहूंगा आपसे ये कि हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको मैजिकल चेयर बना दिया है, कुछ फायदा होने नहीं वाला। पब्लिक परसेप्शन क्या बनेगा इस बदलाव का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अनंत के हार्दिक पटेल की जो ग्रुप है पाटीदार में अब वैसी नहीं बची जब कभी वो पार्ट के कन्वीनर हुआ करते थे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अमूमन एक बात तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि वो मैजिक चेयर से कुछ मैजिक हो जाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो झटका है वो इस बात का है कि केंद्र से लेके के हर राज्य के कार्यकर्ता तक जो एक भाषा वो बोलते थे कि हम विकास की राजनीति करते हैं, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, तो कहीं ना कहीं पाटीदार सेंट्रिक सीएम की पॉलिसी जो उन्होंने बनाई गुजरात में, वो ये दिखा रहा है कि पाटीदार उनसे मुखालिफ है।
अब जब सेंट्रिक किसी समाज के सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो जाता है तो अब देखना यह है कि पाटीदार के सामने और कितनी जातियों के संगठन जो लेकिन है, दानिश जी, ये तो हमेशा से रहना है। आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हर जगह ऐसा ही होता है। जातिगत आधार पर रणनीति बनती है, जातिगत आधार पर जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का चयन होता है। साहब बैठे हैं, उनसे पूछिए, वो तो 24 घंटे तो यही चिल्लाते रहते हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम जाति में नहीं मानते, हम इसमें नहीं मानते, हम उसमें नहीं मानते। इलेक्शन की जब बात आती है तो आप ठाकुर सिलेक्ट करते हैं, गुजरात में आप पाटीदार सिलेक्ट करते हैं, 5 बड़े राज्यों में आप चुनाव हार जाते हैं, राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे, पंजाब हारे, पश्चिम बंगाल हारे, गुजरात में हारने की कगार पे खड़े, उसके बाद भी आप समझ रहे हैं कि बीजेपी का मैजिक हो जाने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात में मैजिक होगा, लेकिन इस राज्य में चुनाव होने के बाद जो लोग अगर पावर में या त्रिशंकु विधानसभा बनती है, उसके बाद देखना यह है कि कांग्रेस अपने लोगों को किस तरह सर, अगर प्रदेश अध्यक्ष का पद आप फाइनल नहीं कर पा रहे हैं गुजरात में, या फिर आपके पुराने जो गुजरात कांग्रेस के नेता हैं, अगर वो हार्दिक पटेल से असंतुष्ट हैं और हार्दिक पटेल उनका माखौड़ उड़ाते हैं, और स्टिंग ऑपरेशन खुद टाइम्स नाउ नवभारत ने दिखाया था, तो कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका संगठन इस लायक भी है कि हर सीट पर अपने उम्मीदवार भी ढूंढ लेगा? दानिश कुरैशी जी। जी देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो पूरा इतने साल की सियासत है गुजरात की, कहीं ना कहीं वो अब गड्ढे में जा चुकी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक पूरी जनरेशन, अगर मेरे उम्र के लोगों की बात की जाए तो हमने कभी गैर बीजेपी शासन यहाँ देखा ही नहीं है। कई जगह तो मामले ये हैं कि उनके पास प्रॉपर कैंडिडेट भी नहीं है, और हमने ये देखा कि किस तरीके से हर बार पाटीदार सेंट्रिक बनाया जा। 2012 में केशुभाई एंडलॉबी विरोध में थी, उसके बाद गोवर्धन झड़प किया है, उसके बाद 17 के पहले हमने पाटीदार आंदोलन देखा। इस बार फिर से गांधीनगर की कुर्सी में जो है वो पाटीदार सेंट्रिक। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आकुश श्रीवास्तव जी, आपका टेक क्या है इस बात को लेकर, जो हार्दिक पटेल का जो कमेंट रहा और मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने को लेकर के पब्लिक परसेप्शन क्या बनेगा? निश्चित रूप से पब्लिक परसेप्शन डिफरेंट सरकार के प्रति गुस्सा है। कोरोना में जो हालात, दानिश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। आकुश श्रीवास्तव का जो हाल है जी, गुस्से को अब जब शासक पक्ष के सामने निकलना है तो काम ये है। दानिश जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। सर मैं लौट रहा हूं आपके पास, इस पर मैं जरा आकुश श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया ले लूं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। कामयाबी हासिल करते हैं तो मुझे मेरे ख्याल से दानिश कुरैशी तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। जी, मेरा ये मानना है कि इस बदलाव से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, और बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि फिर एक मेन फोल्ड में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। अभी तक जो प्रयोग करती रही कि जातिगत राजनीति को अलग करती रही, चाहे वो विजय रूपानी का मामला हो, चाहे मनोहर खट्टर का मामला हो, उसने अपने बदलाव उस तरीके से किए कि वो जाति की राजनीति के सामने बहुत ज्यादा नहीं करती थी। लेकिन अब उसे लगा है, खास तौर से ये जो 26-27 साल का शासन किया है गुजरात में लगातार, तो ऐसी स्थिति में फिर उसको ये लग रहा है कि एक जो ग्रुप, बड़ा ग्रुप है, उसको संतुष्ट करना जरूरी है। और भारतीय समाज में जब आप जातियों को लेकर के, या बहुत अच्छा शब्द करें, जातीय समीकरणों को लेकर या सामाजिक समीकरणों को लेकर के जब आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो निश्चित रूप से उस वर्ग को प्रमुखता मिलती है जहां उसका प्रभुत्व होता है। तो यहाँ वो प्रभुत्वता मिली है पटेल समाज को, और इसमें कोई बहुत ज्यादा उत्तेजना वाली बात नहीं है। सिर्फ नया चेहरा एक काम करेगा, बाकी तो जो काम करेगा वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ही काम करने वाली है। उसी के निर्देशन में सब कुछ होने वाला है, वही सब कुछ करेंगे। लेकिन इनकी अपनी ऊर्जा जो है वो पूरे समाज को जोड़ने में, पटेल समुदाय को जोड़ने में, और बाकी जो लोग हैं। अब लेकिन जितना कम वक्त बचा है सर, क्या इतने वक्त में संभव है इतना कुछ कर पाना? आसान है, बहुत दिक्कत नहीं है। वो एक मैसेज देना होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हर जगह हर आदमी से मिलना होता है। ये एक मैसेज देना होता है। जितनी कमिश्नरीज है वहां जाकर सभाएं होंगी, वहां मिला 6 महीने में चीजें बदल जाती हैं। हाँ, तब गणित अगर ठीक से बैठाई जाए तो है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, आपस की सरफटौल इतनी ज्यादा है तो मुश्किल हो रही है उनके सामने। अब अगर इसका फायदा अपने तर्कों के साथ में पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं वो। लेकिन ठीक है सर, बिल्कुल। चर्चा में सर मेरे पास वक्त इतना ही था, चर्चा को विराम मुझे देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। तो एक बात तय है कि बीजेपी के सामने मुश्किल थी। विजय रूपाणी के चेहरे के ऊपर पूरा भरोसा नहीं था कि शायद आगामी विधानसभा चुनाव में सफलता मिले या ना मिले।
2017 में जिस तरीके कांग्रेस का पॉलिटिकल रिवाइवल गुजरात के अंदर देखा गया, वो भी एक थ्रेट के तौर पर देखा गया। आम आदमी पार्टी की चुनावी दस्तक गुजरात के अंदर, वो भी एक थ्रेट। अब उम्मीद ये है कि भूपेंद्र पटेल गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नैया, चुनावी नैया पार लगाने में कामयाब होंगे या नहीं।